किस्मत कैसे कैसे खेल खेलती है। लीला, एक बात पूछे हम तुमसे। विवाह की पहली रात को लीला की गोद में सर रखकर केशव अपनी नई नवेली दुल्हन से पूछ पड़ा। हाँ पूछी ना, इसमें पूछकर पूछने वाली क्या बात है। नहीं, हमें पता नहीं है ना कि कोहिनूर के साथ बर्ताव कैसे किया जाता है। डर है कि कहीं गुस्ताखी न हो जाए। इतना कहना था कि दोनों हंस पड़े। आषाढ़ का मौसम था, बादल गरज रहे थे और ये फूस से बनी एक कुटिया में जमीन पर चीथड़ों से बने गद्दे पर आराम कर रहे थे। लीला, तुम्हारे पिताजी माने कैसे इस विवाह के लिए? हमें ये समझ ही नहीं आ रहा है अभी तक। कहाँ वो राजा भोज, कहाँ हम गंगू तेली। चुप रहिए, अपने पति के बारे में ऐसा अपशब्द बात नहीं सुन सकते हम। और ज्यादा कहिएगा तो ग्राम प्रधान जी से कल शिकायत कर देंगे आपकी। फिर बोलते रहिएगा जितना बोलना है। और पिताजी नहीं माने थे हमारे, मनवा लिए थे हम। लीला ने थोड़ी सी गुस्से वाली शक्ल बनाते हुए कहा। अच्छा, तुम मालिक हो घर की, जो कह दिए वो हो गया। नहीं, मालिक तो नहीं, लेकिन मालिक की बेटी जरूर है। कह दिए कि अगर केशव से विवाह न हुआ तो किसी से नहीं करेंगे हम। इतना प्यार करती हो हमसे? केशव ने लीला से एक धीमे स्वर में पूछा। लीला भी प्यार से धीरे स्वर में बोली, नहीं होता तो हम आपके पास होते क्या। दोनों प्यार भरी बातें कर रहे थे कि एक जोरदार बादल कड़कने की आवाज के साथ जोर से बारिश शुरू हो गई। बगल वाले दूसरे फूस के मकान से केशव की अम्मा चीख उठी, अरे केशव, ससुराल की गैया भीग रही है तुम्हारी। इतना सुनते ही केशव झटपट बाहर भागा, लेकिन बाहर अंधेरा होने के कारण कुछ दिख नहीं रहा था। लीला, ओ लीला, केशव ने बाहर से चीखते हुए कहा। लीला चौखट पर आकर केशव को जवाब देती है, अरे जरा लालटेन तो दिखाना, बाहर कुछ दिख नहीं रहा है। लीला लालटेन को लेकर चौखट पर खड़ी हो गई। केशव जल्दी जल्दी गाय को उसके बेड़े में बांधकर वापस अंदर आया। केशव के ससुर ने इस गाय को दहेज में दिया था। सुबह सांझ मिलाकर कुल 3 लीटर दूध देती थी। इसकी कीमत का अंदाजा लगाया जाए तो 600-700 से कम नहीं होगी। आजकल कहाँ कोई ऐसा उपहार देता है। वो तो लीला के पिता लीला से बेहद प्रेम करते थे, इसलिए दे दिए। मेहरारू रखना इतना आसान काम थोड़ा ही है। केशव बाबू, आज तो शुरू हुआ है आपका भागदौड़, देखिए आगे आगे क्या होता है। केशव के भीतर आने के बाद उसके सर को अपने पल्लू से पोंछते हुए लीला थोड़ी नटखट अंदाज में बोली। केशव अब लीला के दोनों हाथों को पकड़कर करीब आकर बोला, अब होना क्या है, मेहरारू तो बना लिए हैं, अब खूब मेहनत करना है हमको मेहरारू के लिए, एक अच्छा सा घर बनाने के लिए। आह! अचानक से केशव चीख पड़ा। क्या हुआ? चिंतित हो लीला अचानक से पूछ पड़ी। पता नहीं, पैर में जलन सा हो रहा है। देखे तो क्या हुआ है? लालटेन को पैर के करीब ले जाती हुई लीला बोली। केशव की आंख थोड़ी धुंधला सी रही थी, इसलिए उसने देखने की कोशिश नहीं की कि उसे हुआ क्या है। जब लीला ने पैरों को गौर से देखा तो मानो उसके पैरों के तले जमीन निकल गई हो, मानो अच्छी चल रही किस्मत पर किसी ने स्याही को तोड़कर बिखेर सा दिया हो, मानो जीवन की सरल रेखा पर किसी ने कुल्हाड़ी से बेहद अमानवीय प्रहार किया हो। पैर पे एक जख्म था जो कि नीला पड़ रहा था, और वह जख्म किसी और का नहीं बल्कि सांप के काटने का था, जो शायद केशव को बाहर गाय बांधने के दौरान काट लिया था। माँ, बाऊजी! लीला आबाक होकर चीख पड़ी। माँ, बाऊजी इस चीख को सुन दौड़े आए। जब उन्होंने भी देखा तो उनके भी होश का ठिकाना न रहा। अब तक केशव जमीन पर गिर चुका था और पलकें मानो बड़ी मेहनत करके खुली हुई हो, और केशव अपनी इन मजबूर आंखों से अपनी पत्नी लीला को रोते हुए देख रहा था, जो बिल्कुल निसहाय थी। ये रात भी आषाढ़ की, ऐसी कि गड़गड़ाहट के साथ बारिश भी तेज हो रही थी। शायद आज प्रकृति भी केशव के खिलाफ थी। फिर भी पड़ोस के कई लोग पहुंच गए केशव की खबर सुनकर। अब गांव की यही तो बात होती है कि मुंह छुपाए नहीं रहते लोग। यहाँ हमदर्दी जताने ही सही, लेकिन पहुंचते जरूर हैं। उसी में से एक बाबा थे जो झाड़ फूक करते थे। उन्होंने अपनी कोशिश शुरू की, लेकिन मानो आज नसीब केशव के साथ ही नहीं था। बेचारे की आज ही शादी हुई थी, अच्छे परिवार से थी, माँ बाप को छोड़ इसके पास आई, और अब ऐसा हो गया। भगवान दया करे इन बच्चों पर। बगल की काकी किसी से फुसफुसा रही थी। हाँ, इसलिए कहते हैं माँ बाप के खिलाफ काम नहीं करना चाहिए कभी। जबरदस्ती ब्याह की थी केशव से, अब समझे।
इन फुसफुसाहट को सुन बेसुध पड़े केशव की आंखों से आंसू निकल रहे थे। इसलिए नहीं कि उसे मरने का भय था या फिर सांप के काटने की पीड़ा हो रही थी। पीड़ा उसे बस हो रही थी तो अपनी पत्नी लीला को देखकर। अगर उसे कुछ हो गया तो लीला का होगा क्या? यही बातें उसके जहन में चल रही थी और बस आंसू निकले ही जा रहे थे। केशव के पैरों को पकड़ लीला उससे ज्यादा बेसुध हुई बैठी थी। और हो भी क्यों ना, पल भर में उसे उसकी ख्वाहिशों की मकान ढहते हुए से जो दिख रहे थे। उसका केशव मरणासन अवस्था में पड़ा हुआ था। इससे खराब और क्या हो सकता था? तभी बगल के गांव से वेद भी आ गए। उन्होंने घाव को देखा और सुई लगाई। ये सब देखते ही देखते केशव की पलकें पूरी तरह से बंद हो गई। अब उसे किसी बात की सुध नहीं थी। बस कानों में लीला और उसकी माँ के रोने की आवाजें ही आ रही थी। डॉक्टर साहब, अब तक होश काहे नहीं आ रहा हमारे बेटे को? कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं है ना? केशव के पिता रामधारी को पूछ पड़े। नहीं, आप चिंता मत करिए, सब ठीक है। अब तक तो होश आ जाना चाहिए था और नहीं भी आया तो कुछ ही देर में आ जाएगा। केशव के कानों में यह आवाजें आ रही थी। उसे थोड़ी नरमाहट भी महसूस हो रही थी। इसलिए उसने कौतूहलता वश तुरंत अपनी आंखें खोली और उठने की कोशिश करने लगा। उसकी इस कोशिश को देखकर उसकी मां रो पड़ी। केशव को शीघ्र ही महसूस हुआ कि सब ठीक तो नहीं है। जब उसने अपने पांव के जख्मों की ओर देखा तो उसका सिर घूम पड़ा। आंखों ने फिर सब्र तोड़कर बहना शुरू कर दिया। केशव के पांव अब थे ही नहीं, बस घुटने के पास एक बड़ी सी पट्टी लिपटी हुई थी। केशव को एहसास हो रहा था कि काश इसके बजाय उसकी गर्दन ही काट दी गई होती तो बेहतर होता। तकलीफ पैर की खोने की तो थी ही, लेकिन जहन में परिवार की जिम्मेदारियां एक अलग बोझ बन बैठी थी। अब क्या मुंह दिखाएगा वो लीला को? बेचारी सारी धन संपदा को त्याग कर मेरे संग हो आई। अब क्या करेगी वो, कैसे रहेगी? ये सोचते सोचते फिर केशव बेहोश हो पड़ा। कुछ वक्त के बाद पानी की कुछ छींटों से केशव फिर जागा, लेकिन अब भी वो अपने इस बेरहम जीवन को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। बस इस उम्मीद में था कि काश ये एक ख्वाब हो और जब हम जागें तो सब ठीक रहे। लेकिन हकीकत कभी ख्वाब में तब्दील हो ही नहीं सकती ने। सामने लीला को ने देख केशव थोड़ा और घबरा गया। उसने पिताजी से पूछा, बाबूजी, लीला कहाँ है? बेटा, तुम्हें देखने के बाद वो बेहोश सी हो गई है। वो बगल वाले कमरे में पानी चढ़ा रहे हैं डॉक्टर साहब उसको। कहो तो थोड़ी देर में बुला लाएं। पिताजी केशव की चुप्पी को तोड़ने का प्रयास किए। नहीं बाबूजी, उसको आराम करने दीजिए। नसीब ने जो उसे दिया है उसके बाद शायद वो कभी आराम नहीं कर पाए। बातें गहरी थी और उससे भी गहरे थे जख्म। पाँव के नहीं, दिल पे लगे जख्म, उम्मीदों के टूटने के जख्म, सपनों के बिखरने के जख्म। अरे छोड़ो तुम, जब मन नहीं हो करने का तो मत किया करो। ये सेवा करने का दिखावटी उपकार मत करो मेरे सामने। आधा घंटा पहले कहे थे हम कि कर दो, तो ये नहीं थी वो नहीं थी, अब रहने दो तुम। केशव ने चीखते हुए लीला से कहा, जो अभी पानी गर्म करके केशव के पांव को साफ कर पट्टी बदलने आई थी। केशव के फिर से इस दुर्व्यवहार से लीला बिल्कुल सिसक पड़ी और जब अकेले एक कोने में बैठने का मौका मिला तो वह खुद को रोने से रोक नहीं पाई। अब जिंदगी ने इतने घाव तो पहले से ही दे रखे थे। अब क्या कसूर था मेरा कि मेरा अपना भी बेरी बन बैठा है। जब से हॉस्पिटल से केशव आया था मानो वो लीला से एकदम चिढ़ सा गया हो। उसके हर बातों पर वो चीख पड़ता था। जिस लीला के पास उसे वक्त बिताना बेहद पसंद था वो अब उस लीला को देखना तक नहीं चाहता था। मानो उसे बेर सी हो गई थी उस बेचारी से। समय के ऊंट ने एक ऐसी करवट ली थी कि एक साथ कई जिंदगियां तबाह सी हो गई थी। घर में ठहरे बुजुर्ग पिता कहीं से चंद पैसे कमा लेते तो घर का खर्च चलता। आजकल खेती में भी काम बढ़ गया था, बाहर कमा पाना भी। बिटिया, हम जा रहे हैं खेत, दोपहर में खाना पहुंचा देना हो सके तो। घर आने में बहुत वक्त लग जाता है, काम नहीं हो पाता अच्छे से। बाबूजी ने लीला से कहा। जी बाबूजी, पहुंचा देंगे हम। और केशव की माँ, खाद ले लेना साथ में। बहन, कमजोर सा हो गया है हमारा, नहीं छीटे तो इस बार धान अच्छा नहीं होगा। हाँ, पैसे को तो जैसे पेड़ लगा है घर में, 2 ही पत्ता तोड़ के खाद खरीद लेंगे। केशव की अम्मा ने जवाब दिया। तुम ज्यादा मुंह न चलाओ, जितना कह रहे हैं उतना सुनो। जब मुंह खोलती है तो कुछ कलह के लिए ही, मजाल है कि कुछ बढ़िया बोल दे। हाँ हाँ, अब हमारी बातें कहाँ बढ़िया लगेंगी? देह में जब जान था तब ठीक लगते थे हम। अरे जाएंगे या खाली कलह करेंगे भोरे भोरे? और कलह ही करना है तो हम चले जाते हैं घर से निकल के। केशव ने चीखते हुए अपने माँ और बाबूजी से कहा। बेटे बेटे महाराज की बोली कड़क हो रही है, खेत में देह सुलझ जाता है।
इनको कौन अंदाजा है? केशव की आवाज सुन पिता फुसफुसाते हुए हल और बैल लेकर घर से निकल गए और पीछे पीछे केशव की अम्मा भी निकल गई। केशव के बाबूजी, कल ला दिए हम खाद, नदी वाले खेत में दे दीजिएगा आज, वरना कल रेके धान नहीं हुआ तो इसका भी जिम्मेदार आप हमको ही ठहराइएगा। सुबह करीबन 4:15 बजे केशव की अम्मा केशव के पिता से कह रही थी, कल खाद कम पड़ गया था तो केशव के पिता ने अच्छी खासी डांट पिला दी थी केशव की अम्मा को, इसलिए आज पहले से खाद का इंतजाम कर लिया था। अजी सुन रहे हैं, कल खाद नहीं था तो भोरे भोरे उठ पड़े और आज ले आए हैं तो बड़ा नींद लगा है आपको। रामधारी गोप को अब भी लेटे हुए देख केशव की अम्मा तमतमाई हुई गई और चादर खींच दी और देखते ही वो गिर पड़ी। अब रामधारी गोप नहीं रहे थे, उनकी आंखें बिल्कुल फटी रह गई थी। कभी दुख जाहिर न करने वाले रामधारी गोप के चेहरे की झुर्रियां मानो कितने दुख की गाथा गा रही हों, मानो आखिरी वक्त में उन्हें इस बात की बेहद तकलीफ हुई होगी कि उनके जाने के बाद उनका परिवार बिखर जाएगा। निसहाय बेटा शायद 2 वक्त की रोटी भी ना जुगाड़ पाए। ये दृश्य देख केशव की अम्मा की चीखें ऐसे निकली मानो किसी ने उनके प्राण ही हर लिए हों। जीवन संगी का चला जाना प्राण हर लेने से कम तो नहीं है ना। रामधारी को भले ही अपनी पत्नी मनवा देवी को डांटते थे, फटकारते थे, लेकिन प्रेम बेहद करते थे। वही प्रेम की यादें आज मनवा देवी की अंतरात्मा को झकझोर रही थी। उनके रोने की आवाज सुन लीला तुरंत दौड़ी आई। जब उसने भी बाबूजी को देखा तो वो भी सुन रह गई और रोना शुरू कर दिया। बगल वाले कमरे में केशव लेटा हुआ था। सबकी रोने की आवाज सुनकर उसकी आंखों से पता नहीं कैसे आंसू की धारा उमड़ पड़ी। उसे महसूस हो चुका था कि आज भगवान ने बची खुशियां भी उसके जीवन से छीन ली हैं। उसका पांव बिल्कुल थरथराना शुरू हो चुका था और नई हाथों में वो जान महसूस हो रही थी कि केशव लकड़ी के सहारे वहां जा सके। परसों रामधारी गोप की 12वीं थी। आंगन में प्रधान समेत कई लोग निर्णय कर रहे थे कि 12वीं में खाने का क्या प्रबंध किया जाए। प्रधान जी, हमको लग रहा है पूरी सब्जी तो ठीक है, लेकिन अगर एक एक रसगुल्ला चलवा दिया जाता तो बेहद अच्छा होता। आजकल कहाँ कोई करता है जल्दी, और रामधारी की आत्मा को भी शांति मिलती। खटिया पर बैठे हुए करमचंद बोल पड़े। इन बातों को सुन केशव और उसके परिवार के खून सूख रहे थे। घर में 2 वक्त के खाने का ठिकाना नहीं रहा अब, और अब कैसे खिलाएंगे पूरे गांव को। और जिस तरह से फरमाइश हो रही है उस तरह तो खेत बेचना पड़ जाएगा। अरे वाह करमचंद जी, क्या बात है, हम तो आपको भला इंसान समझते थे, लेकिन आप तो गिद्ध निकले। जिस परिवार को अभी आर्थिक सहायता की जरूरत है उसे आप नोचने पर लगे हैं। इसी गांव के नारायण यादव बोल पड़े। हम गिद्ध हैं? हाँ, परंपरा है खिलाने की तो कह रहे हैं, नहीं माने तो छोड़ दो, हम कौन सा फांसी पर लटका देंगे। करमचंद तुम अक्कर बोल रहे थे। इसी को बीच में काटते हुए प्रधान धीरे से बोल पड़े, फांसी पर तो नहीं लटकाया जाएगा, लेकिन परंपरा को तोड़ने वाले का सामाजिक बहिष्कार जरूर किया जाएगा। वाह प्रधान जी, क्या परंपरा है। इंसान मर गया हो उससे फर्क नहीं पड़ता, उसके घर में 2 वक्त की रोटी ना हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नोचने वाला गिद्ध बोझ नहीं रुकना चाहिए। नारायण, जबान को लगाम दो वरना अच्छा नहीं होगा। गांव के प्रधान हैं आप, हमारे मालिक नहीं। नारायण काका रहने दीजिए, अम्मा कह रही हैं कि भोज करवाएंगे हम, हमारी वजह से नहीं टूटेगा यह संस्कृति। केशव बोल पड़ा। उसकी आंखों में आंसू और माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। हाँ, ये हुआ ना बात। अरे रसगुल्ला वगैरह नहीं होगा, बस पूरी सब्जी खिला देना काफी है। प्रधान जी बोल पड़े। इस अमानवीयता को देख नारायण यादव गुस्से से उठ के चल दिए और उनके जाने की खुशी कुछ चेहरों पर साफ झलक रही थी। एतराज तो नहीं है प्रधान जी, लेकिन इसका पैसा ये जुगाड़ करेंगे कैसे? ऐसा न हो उस दिन पूरा गांव को भूखा ही सोना पड़े। करमचंद बोल पड़े। इस बात को सुन पूरे सभा में शांति पसर गई और केशव उसकी अम्मा एक दूसरे को ताकने लगे, इस उम्मीद में कि शायद किसी के पास कोई उपाय हो। कुछ वक्त की खामोशी के बाद लीला बोल पड़ी। अपनी गाय को बेचना चाहते हैं हम। इस बात को सुन केशव की आंखों में जमे हुए आंसू छलक पड़े। आज शायद शुक्रिया अदा करने के लिए कोई शब्द थे ही नहीं। हाँ ठीक है, चलो हम खरीद लेते हैं इस गाय को, बताओ कितना दें? प्रधान जी चिहक कर पूछ पड़े। प्रधान जी, नए गाय हैं, कम से कम 600-700 तो होना ही चाहिए। अरे रे, मतलब हम मदद करना चाह रहे हैं बेटा, लेकिन तुम तो हमें ही मूर्ख बना रहे हो। अरे 200-250 से ज्यादा की थोड़ी है ये गाय। प्रधान जी, 200-250 में तो बाछी भी नहीं मिलेगी, ये तो दुधारू गाय है। अरे केशव, रहने दो बचवा, जब तुमको बेचना नहीं है। अरे प्रधान जी, 300 पूरा कर दीजिए, बेचारा कहाँ जाएगा बेचने अब।
भीड़ में से एक आदमी बोल पड़ा, ठीक है, तुम लोग कहते हो तो दे देते हैं, वरना 250 से ज्यादा इसका कोई नहीं देगा। केशव के पास कोई उपाय नहीं था। अगर इस गाय को प्रधान जी नहीं खरीदेंगे तो फिर बेचना मुश्किल हो जाएगा, और नहीं बिका तो भोज कराना मुश्किल हो जाएगा। अंत में हृदय पर पत्थर रखकर केशव को इस गाय को विदा करना पड़ा। हर एक विपत्ति में साथ नहीं छोड़ने वाली ये गाय आज जाते जाते भी एक विपत्ति को ले गई। घर में बचे कुछ पैसे और बर्तन को बेच आखिर पिता का भोज हुआ। अब घर में अगर कुछ बचा था तो वो थी नाउम्मीद की और घसीटती हुई जिंदगी। आगे की कहानी बहुत ज़्यादा भावुक है और ये कहानी थोड़ी सी लंबी है, तो एक बार में ही बनाना संभव नहीं था। इसका नेक्स्ट पार्ट कल रात 8 बजे आएगा, देखना मत भूलिएगा। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।